आपकी पूरी बॉडी में जितने हार्मोन पैदा करने वाली ग्रंथियां हैं, उनसे ज़्यादा अकेले आपके गट में हैं। कई बार हम कहते हैं जी मेरा मोटापा जीन से आया है। ये प्रूव हो चुका है कि आपका मोटापा जीन से कोई रिलेटेड नहीं है। 10% ह्यूमन है। 10% ह्यूमन का मतलब समझ रही हो, यानी कि हम सिर्फ 10% ह्यूमन है, बाकी 90% हम बैक्टीरिया हैं। आपकी स्किन पर इस समय 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। 10 ट्रिलियन, 10 के बाद 13 जीरो लगेंगे। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक चीज़ और भी दी जाती है, वो है रक्षा कवच, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। जब आप बच्चे होते हैं तो हमेशा हर चीज़ को जो भी आपके हाथ में आती है उसको आप मुंह में देते हैं। हर बच्चे को देखिएगा, पता है इसका एक ये दैवीय कारण है। यूनिवर्स ने आपको इसलिए ये आदत दी है बचपन में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जब आप मुंह में देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया आपके साथ आपका एक्सपोजर होगा, और जैसे ही वो बैक्टीरिया का एक्सपोजर होगा तो जो इम्यूनिटी आपको दी गई है, जो सिपाही आपको दिए गए हैं, वह एकदम से अपने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे कि ये बैक्टीरिया हमारी लाइफ में कभी ना कभी आ सकता है, मुझे इसको पहचानना है और आर्मी बनानी है। वैसे तो गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, बट गट हर चीज़ से कनेक्टेड है, तो इसको फर्स्ट ब्रेन क्यों नहीं बोल देते हैं? सुबह की चाय तो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि कई बार सुबह उठते ही जो आप चाय लेते हैं दूध वाली और शक्कर वाली, वो आपके माइंड के लिए फुल फूड की तरह काम करता है, और वो एकदम से आपका जो चलता हुआ मूवमेंट है, जो डिवाइन मूवमेंट है आपके हाथों का, उसे बंद कर देता है। सर, पर कुछ लोग तो एडिक्टेड होते हैं सुबह की चाय से। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे इंडिया में तो स्पेशली। हाँ, बहुत मिलेंगे, मैं भी था। हेल्दी गट हेल्दी बॉडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, यूं तो गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, लेकिन हमारे गट का एक डीप इन्फ्लुएंस है हमारी ओवरऑल हेल्थ पर। आज के इस डिस्कशन में हम हमारी हेल्थ के 3 पिलर्स की बात करेंगे, जो हैं हार्मोन्स, जीन्स और इम्यूनिटी, और इन तीनों का कनेक्शन हम हमारे गट से समझेंगे। और आज के इस पॉडकास्ट के बाद आई एम श्योर कि आपको ये पता लगेगा कि अगर आपकी गट हेल्थ सही है तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आना चाहेगी। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत बड़े एक्सपर्ट जुड़े हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब NLP और वेलनेस की बात की जाए तो इनका नाम ना आए। द मोस्ट रिनाउंड राम वर्मा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू वेरी मच। तो सर, जैसा कि हमने बात की कि हमारी लाइफ के 3 मेन पिलर्स हैं, हार्मोन्स, इम्यूनिटी और जीन्स, तो आज हमारे दर्शकों को गट से इनका कनेक्शन समझाइए। देखिए, जहाँ तक हमारी हेल्थ का सवाल है ना, हमारे गट का ही नहीं बल्कि गट एंड माइंड का जो कनेक्शन है हमारी पूरी हेल्थ के साथ है। और इसमें जो 3 बड़े एरिया हैं, जैसा आपने कहा कि एक है जेनेटिक एक्सप्रेशन, एक है हार्मोन और एक है हमारी इम्यूनिटी। ये पूरी तरह से अगर आपके साथ ठीक ठाक तरीके से काम कर रही हैं तीनों चीज़ें, तो आप सभी बीमारियों को ना तो आने ही देंगे, और अगर आ भी रही हैं तो उन्हें समय से पहले, डेवलप होने से पहले आप ठीक भी कर लेंगे। सवाल ये है कि अगर हम इन चीज़ों को ढंग से समझना शुरू करें तो इनके लिए हमें, आप कह सकते हैं कि सही तरीके से कभी एजुकेशन भी नहीं दी गई है। फॉर एग्जांपल, हमें ये नहीं मालूम है कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, वो कैसे डेवलप होता है, उसके पीछे उसका राज क्या है, क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ एक तरह से विक्टिम ही बन सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे उसी तरह से इम्यूनिटी, कि भाई हमारी इम्यूनिटी, कई बार हम कहते हैं कि जी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ये खा लो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इम्यूनिटी कई बार स्ट्रॉन्ग होना बहुत ख़तरनाक हो सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी आपको अटैक कर रही है ना, जब ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी आपको अटैक करती है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। तो अगर वो ताकतवर है तो बहुत ज़्यादा गलत है, उसको एक्टिव और डिसिप्लिन्ड होना है। तो आज हम ये भी बात कर सकते हैं। यस सर। और तीसरी चीज़ है कि हमारे पास जेनेटिक एक्सप्रेशन, जीन्स, यानी कि जीन के बारे में भी हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। कई बार जो बीमारी होती है हम देखते हैं कि जी मेरे फादर को भी यही थी तो मुझे भी यही होगी, ठीक है ना। जबकि कई बार ये पाया गया है कि जेनेटिक जो डिजीज़ है, एपिजेनेटिक्स ये प्रूव कर चुका है कि वो होती ही नहीं है। तो यहाँ एक एक चीज़ को हम ढंग से अगर समझ लेंगे तो फिर हम उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है सर, तो इसी से हम हार्मोन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्पेशली विमेन में PCOS ऐसी डिजीज़ हो रही हैं जिनका कोई रूट कॉज निकलता ही नहीं है, जिनकी कोई इलाज नहीं है। तो हम हार्मोन्स से स्टार्ट करते हैं पहले। देखिए, जहाँ तक हार्मोन का सवाल है, पहले आपको ये समझना होगा कि ये हार्मोन पैदा कौन करता है। हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम एंडोक्रीन सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारी ग्रंथियाँ होती हैं।
हाइपोथैलेमस यहाँ से होती है, फिर यहाँ पर हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, उसके बाद हमारी थाइमस ग्लैंड है, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड है, उसके बाद सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं। ये बेसिकली हमारे थॉट को सुनती हैं। जैसे ही आपको मैं कहूँ कि मनपसंद खाने को सोचो तो मुंह में पानी आ गया, ठीक है ना, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स ने एकदम से सलाइवा निकाला। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं हुआ। जैसे ही आपने अपने मनपसंद खाने की पिक्चर दिमाग में बनाई, आपके पेट ने उतना एसिड भी तैयार कर लिया है निकालने के लिए। आपका गाल ब्लेडर तैयार हो गया है कि मुझे अपना बाइल जूस हाथों में पंप भी मारना है। आपका लीवर भी तैयार हो गया है। यानी कि जो आपका हार्मोनल जो ग्रंथियां हैं उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसी तरह से मान लेते हैं कोई मुझे कहे कि आपके पीछे कोबरा है, तो जो डर का हार्मोन है, यानी कि जो मुझे फाइट एंड फ्लाइट देता है, जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं, एड्रेनालिन कहते हैं, वो रिलीज हो गया है, सोचते ही हो गया। कभी आपने सोचा है कि इस हार्मोन का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो आपका गट है? यानी कि आपकी पूरी बॉडी में जितने हार्मोन पैदा करने वाली ग्रंथियां हैं उनसे ज़्यादा अकेले आपके गट में हैं। अब यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा। कई बार हम एक हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार होकर मजबूर पाते हैं। कई बार लड़कियों के बाल गिर जाते हैं या फिर बाल निकल आते हैं लड़कियों के भी। पीसीओएस है, ठीक है ना, या फिर यूट्रस की कई बीमारियां हैं जिसमें कैंसर भी आता है, और हम ये कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम अब हार्मोनल इम्बैलेंस है। जब मैं माइंड एंड गट को पढ़ रहा था ना रंगोली, तो उसमें मुझे एक चीज़ पता चली कि हमारे गट के अंदर एक हार्मोन क्रिएट होता है जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उसका नाम एस्ट्रोजन है। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे लिए एंजाइम निकालती है, वो भी हमारे एक तरह के हार्मोन हैं। हमारे गट के अंदर 25 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होते हैं हर थॉट के साथ। अगर आप यहाँ स्ट्रेस में हैं तो इमीडिएटली आपका जो गट है स्ट्रेसफुल हार्मोन्स को रिलीज़ कर देगा। अगर यहाँ पर खुश हैं आप तो वो खुशी के हार्मोन आपके आंतों में और आपकी पूरी बॉडी में रिलीज़ हो जाएंगे जैसे ही आप सोचेंगे। तो जब एस्ट्रोजन है उसको समझने की कोशिश करिएगा। एस्ट्रोजन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। इसे आप रिवर समझिए, एक एस्ट्रोजन को, और इस रिवर के ऊपर एक डैम है, डैम के ऊपर एक लीवर लगा हुआ है। अगर मैं इस लीवर को लूज़ कर देता हूँ तो पानी बहुत आगे बह जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। अगर ये कम कर दिया तो ये सूखा पड़ जाएगा। लेकिन अगर ये राइट लीवर मैंने छोड़ा तो न तो पीछे बाढ़ आएगी और न ही आगे बाढ़ आएगी और न ही सूखेगा। तो सवाल उठता है कि एस्ट्रोजन अगर राइट मात्रा में है तो आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपकी हड्डियां बड़ी मजबूत होंगी, आपकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपके जो जो और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या वहाँ पर जो भी मेल और फीमेल्स के उनको पूरी तरह से हेल्थ मिलेगी। लेकिन अगर वहाँ पर हमने इस लीवर को लूज कर दिया, यानी कि एस्ट्रोजन जितना चाहिए था उतना नहीं है, हमारी बॉडी में ज़्यादा निकल रहा है, तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो लेडीज़ में आती है। वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो यूट्रस है वहाँ पर इवन कैंसर तक हो जाएगा, या यूट्रस की जो लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाएगी। यह एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अगर वही एस्ट्रोजन कम मात्रा में निकल रहा है तो अब आपको एक्ने भी आ सकते हैं, बाल पैदा हो सकते हैं चेहरे पर लड़कियों के, और पीसीओडी या पीसीओएस जैसी बीमारियां हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस एस्ट्रोजन को हैंडल करना चाहें तो आपके पास एक ऐसा एंजाइम या एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो उस आदमी की तरह है, जो इस लीवर को जानता है कि कितना मुझे टाइट करना है, कितना लूज करना है, ताकि एस्ट्रोजन बिल्कुल ठीक ठीक निकले। लेकिन कभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा। डू यू नो, इसका नाम है बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस। बीटा BETA, GLU को CO, ठीक है ना, ग्लूक्यूरोनाइडेस, बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस। ये बेसिकली मॉलिक्यूल है या एंजाइम है। यह कंट्रोल करता है आपके एस्ट्रोजन की मात्रा को। अगर ये नहीं एक्टिवेटेड हो रहा या इसको बनाने वाली जीन आपकी एक्सप्रेस नहीं कर रही अपने आप को, या ये वो टर्न ऑन नहीं हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। या तो आपको एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा या कम होगा। ये दोनों ही सिचुएशन में गलत है। अगर ये ज़्यादा बन रहा है तो अब हमें बाहर से कुछ चीज़ें दी जाती हैं। यानी कि समझने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम तो इनसाइड आउट है और सॉल्यूशन आप आउटसाइड इन क्रिएट कर रहे हो। और उसमें जब आप कितना भी सॉल्यूशन दें वो कभी भी आपकी बॉडी कैलकुलेट नहीं कर सकती या उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरी अगर हड्डियाँ टूटी हैं तो मैं बाहर का फेविकोल पीकर हड्डियों को नहीं जोड़ सकता। वो मेरी हड्डियाँ अपने आप जुड़ना जानती है, बशर्ते कि मैं उसको एक माहौल क्रिएट करूँ। अब सवाल उठता है कि ये जो जीन है
जो ये बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस नाम का मॉलिक्यूल बनाती है, इसे कौन टर्न ऑन करेगा, इसे कौन अपनी बॉडी को कौन बताएगा। यहाँ पर अब आपको एक चीज़ समझनी होगी जो बहुत गहरी है और यही चीज़ हमें नहीं बताई जाती है। अगर आपके गट के अंदर पॉजिटिव यानी कि गुड बैक्टीरिया हैं, जिनकी पॉपुलेशन या बैड बैक्टीरिया के साथ जिनका संबंध ऐसा होना चाहिए जिसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, यानी कि 20% बैड बैक्टीरिया और 80% आपके गुड बैक्टीरिया हैं, और आप उन गुड बैक्टीरिया को अच्छी तरीके से रखती हो जो गट के अंदर है। अब आपके क्वेश्चन गुड बैक्टीरिया पे भी आ जाएंगे। एग्जैक्टली कि अच्छे तरीके से कैसे रखना है गुड बैक्टीरिया को। पहले मैं इसको समझा देता हूँ। तो ये जो गुड बैक्टीरिया हैं, यह एक अपना प्रोडक्ट या मेटाबोलाइट या अपना एक एंड प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो आपके लिए एक अमृत का काम करता है। उसे हम SCFA कहते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। यानी कि जो आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं, ये एक अगर इनको आपने इनकी पॉपुलेशन को, इनकी स्पेसीज़ को, इनको एक बेहतर वातावरण और इनको बेहतर खाना आप दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकालते हैं जिसका नाम है SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। उसमें 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं। एक होता है ब्यूटीरेट, एसीटेट एंड प्रोपियोनेट। ये जो ब्यूटीरेट होता है ये हमारे लिए अमृत की तरह है, बाकी 2 भी अमृत ही है, लेकिन चूंकि हार्मोन की बात कर रहे हैं तो ये जो ब्यूटीरेट है यह आपकी उन जीन्स को टर्न ऑन करता है जो वो एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम है बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस। और जैसे ही वो एंजाइम निकलता है वह आपके एस्ट्रोजन की जितनी भी डायरेक्शन है, जितनी भी मात्रा, जितनी भी क्वांटिटी या क्वालिटी आपकी बॉडी को चाहिए वो कैलकुलेट करता है और वो आपको उतना ही हार्मोन दे देता है। तो अगर आप अपने हार्मोनल लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो पहले सबको ये समझना होगा कि हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है, क्योंकि हार्मोन जो भी है वह एक मैसेंजर है, वह एक मैसेंजर है और वो एक मैसेज लेकर चलता है। फॉर एग्जांपल आप खतरे में आ जाए ना तो आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एकदम से कोर्टिसोल रिलीज कर देती है, और कोर्टिसोल हार्मोन जो है आपके ब्लड में जाते ही हर एक सेल को बताता है कि हम खतरे में हैं, और आपकी सेल इमीडिएटली फाइट एंड फ्लाइट मोड को पूरा करने के लिए नई प्रोटीन निकालना शुरू कर देती है, बनाना शुरू कर देती है, ताकि आपको इतनी पावर या इतनी शक्ति आ जाए कि उस खतरे से या तो आप लड़ें या वहाँ से भाग जाएं। यानी कि हर एक थॉट पर आपका जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के प्रति दुश्मनी रखते हैं तो हमारे अंदर जो है एंगर के हार्मोन हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से प्यार के भी, जिन लोगों के साथ हम क्लोजली इंटीमेसी के साथ जुड़ते हैं तो हमारी इवन थिंकिंग हमारी बॉडी में वो सारे चेंजेस क्रिएट कर देती है जिसको हम इंटीमेसी के एक्शंस को पूरा करने के लिए करते हैं। यह याद रखिएगा हमारे हार्मोन के ऊपर है। तो हर एक जो सेल है वह आपके हार्मोन को सुनती है। इसलिए अगर आप हार्मोन्स को ठीक करना चाहते हैं तो माइंड को ठीक रखें। 4-5 चीज़ें हैं जो आप कहेंगे तो बता दूंगा बाद में, नहीं तो गट को आप जरूर ठीक रखें, और गट के बैक्टीरिया ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सर जैसा कि आपने 4-5 चीज़ों की बात की जो माइंड से रिलेटेड हैं, और वो माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली हमारे गट को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आपके पास कोई भी पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा है जो आपके लिए गलत है, जो आपको तंग करता है, जो आपके लिए पेनफुल है, तो समझ लीजिएगा इस समय आपके जो ग्लैंड्स हैं वो उस थॉट को लेकर अभी भी बर्न आउट हो रही हैं, बेकार के हार्मोन को निकाल रही हैं। अगर आप माइंड एंड गट कनेक्शन नाम की किताब को पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका गट इसलिए ख़राब है क्योंकि आपके माइंड में हो सकता है एक पर्टिकुलर सिम्टम पड़ा हो माइंड में, और वो सिम्टम का नाम उन्होंने लिखा ACE। एस का मतलब है एडवर्स चाइल्डहुड इफेक्ट, एक्सपीरियंसेस। हो सकता है आपके चाइल्डहुड में आपको उतना प्यार नहीं मिला, हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड में आपको ज़्यादा ताने मारे गए हों, हो सकता है आपके चाइल्डहुड में आपकी सेल्फ इमेज को ख़राब किया गया हो, किसी की सेल्फ इमेज किसी के चाइल्डहुड में हो सकता है कोई अब्यूज़ पड़ी हो, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, ठीक है ना। अगर आपके पास पास्ट में कोई भी पेनफुल मेमोरी पड़ी है तो वो यद्यपि आपको कहने के लिए पास्ट हो गया, लेकिन वो आपके न्यूरॉन्स में अभी भी उसकी यादें बाकी हैं। सर ये स्पेसिफिकली चाइल्डहुड से रिलेटेड है या कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस, पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंस रीसेंट भी हो सकता है? रीसेंट भी हो सकता है। इसीलिए मैं उसके बाद आ रहा था कि चाइल्डहुड के बाद हमारा आता है कि जब हम बड़े होते हैं हमारे पास ब्रेकअप्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम और बड़े होते हैं, फेलियर्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये पेनफुल मेमोरी का जो जमावड़ा है ये बेसिकली हमारे हार्मोन को, स्पेशली हाइपोथैलेमस को हमेशा परेशान करता है। और हाइपोथैलेमस हमारी एक ऐसी ग्लैंड है
जो पूरी बॉडी को हार्मोन देती है, और वो इसके अकॉर्डिंग ही बॉडी हमारी कंट्रोल होती है, याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आपके पास फ्यूचर की कोई एंग्जाइटी ना हो। अगर आप फ्यूचर में एक अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं कि भाई मेरे पास फ्यूचर कैसा होगा, तो भी आपकी ग्लैंड्स बर्न आउट होंगी। इस समय हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हों जहाँ पर आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके पास वही फाइट एंड फ्लाइट मोड के जो हार्मोन चल रहे हैं। इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, जब भी आपके पास कोई भी इवेंट यहाँ पर अनवांटेड चल रही है और वो आपके पास अनवांटेड या स्ट्रेस केमिकल निकाल रही है, तो बाकी जो अच्छे केमिकल्स हैं वो बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो जो आपका पॉजिटिव केमिकल है सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स जो आपको हील करते हैं, या डोपामिन, या फिर मेलाटोनिन जो नींद देता है, वो अचानक बंद हो जाते हैं। इसीलिए फिर नींद नहीं आती जब स्ट्रेस में होते हैं। Exactly. नुकसान ये होता है यहाँ पर कि ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप माइंड से अपने आप को शांत रखें। आपके पास पेनफुल मेमोरी है तो उन्हें आप NLP या न्यूरोप्लास्टिसिटी की टेक्निक से कभी भी डिलीट कर सकते हैं। आपके पास कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई फोबिया नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी फोबिया है तो वो भी आपके पास डर का ही हमेशा हार्मोन निकालेगा, आपको डर रहेगा, यानी कि आप हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेंगे। सर इसीलिए कहते हैं हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। यस, वेरी ट्रू। तो ये माइंड के लिए हमें ये इतना काम करना होगा, तभी हम अपने बेहतर हार्मोन्स को रिलीज कर सकते हैं। सर अब थोड़ा जीन्स की बात करते हैं। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम कैरी करते हैं हमारे जीन्स से, तो इससे थोड़ा गट का कनेक्शन समझाइए हमें। देखिए, जब हम जीन्स की बात करते हैं तो इसके बारे में हमें बहुत सारा डर और मिसकॉन्सेप्शन होता है। कई बार हम कहते हैं जी मेरा मोटापा जीन से आया है। ये प्रूव हो चुका है कि आपका मोटापा जीन से कोई रिलेटेड नहीं है। एक ही परिवार में दो बच्चे जो जुड़वा हैं, दो भाई, उनको देखा गया कि 35 साल के बाद में एक बहुत मोटा हो गया, एक पतला ही रहा, जबकि दोनों के पास एक ही जीन थी। ठीक है ना। तो ये पाया गया है कि ये जेनेटिक बीमारी नहीं है। और उसके बाद अगर 1970 में आए तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने एक एक साइंस का कोई इन्वेंट किया है, उसका नाम है इपीजेनेटिक्स। बेसिकली इपीजेनेटिक्स ये कहती है कि अगर आप अपनी बॉडी को या आप अपने DNA को एक विशेष माहौल देते हैं तो आपकी जीन जो है अपने बिहेवियर को बदल देती है। यह भी देखा गया, अगर आप एक किताब पढ़ें, बार्किंग द रॉन्ग ट्री, आई थिंक किताब का नाम ये है, उन्होंने बताया है कि वो बच्चे जिनको एक ये पर्टिकुलर जीन थी, उन बच्चों को एक पर्टिकुलर जीन ऐसी थी कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ नफरत करेंगे और वो कई बार वायलेंट होंगे और वो बहुत सेल्फिश रहेंगे। जब उन बच्चों को एक बहुत बढ़िया माहौल दिया गया तो कैन यू बिलीव कि वो जीन अपने आप को टर्न ऑन ही नहीं कर पाई, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। उस माहौल में उन बच्चों ने अपने टिफ़िन को लोगों को देना शुरू कर दिया, लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी, और बड़े होकर उन्होंने बहुत डोनेशन या बहुत ही वो करुणा में या प्यार में जिए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने जेनेटिक डिसऑर्डर को बदल दिया। यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। सन 2000 में हमने एक प्रोजेक्ट था जिसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, जहाँ पर हमने अपनी सभी जीन को डिकोड किया। और हमने उस समय पाया कि पता नहीं हमारे पास लाखों जीन होंगी, क्योंकि हमारे पास लाखों तरह की प्रोटीन बनानी पड़ती है हमारी बॉडी को। और हमारी जीन का सबसे पहला काम होता है कि वो प्रोटीन बनाने के लिए हमारी बॉडी को एक्सप्रेस करते हैं या मोटिवेट करती है। जितनी बढ़िया हमारी प्रोटीन बनेगी उतनी बढ़िया हमारी बॉडी रहेगी, क्योंकि बॉडी जो है प्रोटीन मेकिंग मशीन है। तो ये पाया गया कि सिर्फ 23,000 जीन हमारी बॉडी में है। क्या आप जानते हैं कि एक वर्म में 24,000 जीन है। एक गेहूं जो होता है वो 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स हैं उसमें, लेकिन हमारे पास 23,000 जीन से कैसे काम चल रहा है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात आई जो 2006 में आई है। ये साइंस बेसिकली अगर आप इसे समझें तो ये एपिजेनेटिक्स पे मिल जाएगी, और बहुत सारी किताबें जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, उन बुक्स को आप पढ़कर देखिएगा। गड़बड़ ये होगी कि हमने सिर्फ डरना सीख लिया है, हम गहराई तक नहीं जा रहे हैं। तो ये पाया गया है कि ये जो 23,000 जीन्स हैं, सचमुच में ये हमारी 100 ट्रिलियन सेल्स 60 ट्रिलियन सेल्स को जो प्रोटीन बना रही है उन्हें हैंडल नहीं कर सकती। तो ये पाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास 23,000 जीन नहीं है। हमारे पेट में 2 से 4 मिलियन यानी कि 20 लाख से 40 लाख जीन्स हमारे अकेले पेट में हैं, जिनको हम गट बैक्टीरिया की जीन्स कहते हैं। इनको हम माइक्रोबायोम कहते हैं, उसे हम जीनोम कहते हैं। यानी कि जो आपके गट के बैक्टीरिया हैं उनकी जो अपनी जेनेटिक
पावर है वो है 1 to 100 है, यानी कि आपकी एक जीन उसके ऊपर 100 जीन आपके पास एक्स्ट्रा है जो उनको एक्टिवेट करती है। इसलिए याद रखिएगा, आज मैं आपको जेनेटिक का एक खूबसूरत माहौल बताता हूँ जो आपको और हमारे दर्शकों की आंखें खोल देगा। ओके। जहाँ पर ये पता चलेगा कि हमारी जीन में पावर नहीं है, बल्कि हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वह हमारी जीन को बेसिकली गाइड करते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, यह थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है शब्द आपके लिए। एक बीमारी होती है जो गेहूं के इन्फेक्शन से होती है या गेहूं के ग्लूटन से होती है। गेहूं में ग्लूटन होता है, उससे एक पर्टिकुलर बीमारी होती है। जितने लोग को गेहूं की एलर्जी होती है तो उन्हें एक बीमारी होती है, उसका नाम है सेलियक डिजीज। बड़ी कॉमन है ये, सेलियक, CELIAK, C। तो सेलियक डिजीज बेसिकली गेहूं की एलर्जी है, इतना समझ लीजिएगा। और जब हम गेहूं खाते हैं तो हमारे पेट में बहुत सारा दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, हमारी इम्यूनिटी जो गट हमारे गट के ऊपर पड़ी हुई है वो ओवर रिएक्ट कर देती है। कई बार हमारा वेट घटने लगता है, कई बार हमें ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, एलर्जीज हो जाती है। कई बार इतना होता है कि उस गेहूं को जो आपने पेट में रखा हुआ है उसे निकालना पड़ता है। ये मैं एक बच्चे को जानता हूं कि उसे डॉक्टर के ले जाना पड़ता है और वो सक किया जाता है उसके हाथों में से, वो इतना खतरनाक हो जाता है। तो सेलियक डिजीज बेसिकली उन लोगों को होती है। अब दूसरी समझिएगा, जो लोग गेहूं खाते हैं, लेकिन वो सबको नहीं होती, उनको होती है जिसके पास सेलियक बीमारी को पैदा करने वाली जीन है। अच्छा। यानी कि अब दो चीजें होगी, अगर मुझे सेलियक बीमारी होगी तो एक तो मुझे गेहूं खाना होगा और दूसरा मेरे पास ये जीन भी होनी चाहिए जो डिजीज को पैदा करती है। यस और नो? यस। लेकिन यहां पर एक चीज चौंकाने वाली पाई गई है 2006 के बाद में कि अमेरिका में 35% लोगों के पास ये जीन है जो सेलियक बीमारी करे। हमारे पास भी उतनी ही होगी नेचुरली, हम तो सब एक ही है, ह्यूमन प्रजाति तो। लेकिन बीमारी सिर्फ 1% को हो रही है। यानी कि जितने 35% लोग हैं जिनके पास है, उनके पास जीन भी है और वो गेहूं भी खा रहे, लेकिन बीमारी सिर्फ 1% को हो रही है, उन 34% को नहीं हो रही है। और यहां पर लोग चौंक गए डॉक्टर्स कि ये कैसे हो सकता है। भाई यहां पर इनको जीन भी है इनके पास और ये ग्लूटेन भी खा रहे हैं, तो ये बीमार क्यों नहीं पड़ रहे हैं, जबकि 1% ही लोगों को ये बीमारी हो रही है। तो चौंकाने वाली बात ये पाई गई कि जिनके पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया पूरे थे उनको यह बीमारी नहीं हो रही थी। यानी कि तीसरी बात यह थी कि आपके पास बैड बैक्टीरिया भी होने जरूरी हैं जो उस जीन को एक्टिवेट करते हैं। यानी कि आपके पास अगर बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो तभी आपकी वो जीन एक्टिवेट होगी जब आप गेहूं खाएंगे। इसका मतलब है कि उस जीन में जो हमारी बॉडी की जीन थी उसमें पावर नहीं है, उसको जो एक्टिवेट कर रहा है बैक्टीरिया, जो आपके गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया हैं, उनके पास पावर है। कमाल की बात यह है कि ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं और जो हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करते हैं, टर्न ऑन करते हैं या टर्न ऑफ करते हैं। कई बार आप ये कहते हैं कि ये मुझे जेनेटिक बीमारी होगी, तो यूँ समझ लीजिएगा कि एक जीन जो इसको बीमारी को पैदा कर रही है उसे पीछे से बैड बैक्टीरिया की या तो जीन कोई सपोर्ट कर रही है या कोई गुड बैक्टीरिया की जीन्स जो इसको सप्रेस कर रही थी वो अब काम नहीं कर रही है। तो मतलब गट बैक्टीरिया इतना पावरफुल है जीन से भी ज्यादा। याद रखिएगा, आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं वो आपको 20 लाख से 44 लाख तक की जीन्स देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप किताब पढ़िएगा, बुक्स पढ़िएगा। यानी कि आपके पास जो जीनोम है उससे बड़ा आपके पास माइक्रोबायोम है। लेकिन इन बैक्टीरिया की गड़बड़ ये हो गई कि जो हमारे ये बड़ी आंत में रहते हैं, जैसे ही इन्हें हम बाहर लाते हैं और इनके साथ हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब में, ये बेसिकली ऑक्सीजन में ज़िंदा नहीं रहते। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिसर्च हो चुकी है कि आप जानते हैं कि इन गट बैक्टीरिया के ऊपर पिछले 5 सालों में 13,000 से ज़्यादा पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और पूरी तरह से आप ये समझिए कि पूरा कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है। हम अभी लक्षणों को ठीक कर रहे हैं कि भाई अभी सोराइसिस होगी तो ये दवाई दे दो, थायराइड होगी तो ये दवाई दे दो, स्किन ढीली हो रही है तो ये दवाई दे दो, बुढ़ापा समय से पहले आ रहा तो ये दवाई दे दो, मोटा हो रहा है ये आदमी तो ये मोटापे के लिए इसको जिम ज्वाइन करवा दो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारी जो जेनेटिक एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं इसके पीछे आपका गट बैक्टीरिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किताबों को पढ़ सकते हैं। द गट एक किताब है, द सुपर गट है, द माइंड एंड गट कनेक्शन है, द गुड गट है, एक फाइबर फ्यूल्ड है, 10% ह्यूमन है। 10% ह्यूमन का मतलब समझ रही हो, यानी कि हम सिर्फ 10% ह्यूमन है।
बाकी 90% हम बैक्टीरिया हैं। आपके पास टोटल सेल्स कितनी है? 60 ट्रिलियन। और आपके पास बैक्टीरिया कितने हैं? 100 ट्रिलियन। यानी कि जो आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन है, वहां पर किसी आदमी का जो दखल है वो आपके गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया है। कमाल की बात यह है कि आप अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को कभी भी बदल सकते हैं। यह चीज आपको समझ नहीं होगी। इपिजेनेटिक्स ने यह तय किया है कि हम अपनी जीन को नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड को नहीं बदल सकते, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर आप क्या लिख रहे हैं ये हर बार बदल रहे हैं। एक टीचर आता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ाकर चला जाता है तो बच्चे मैथमेटिक्स सीख लेते हैं। अगला बच्चा आता है तो वो केमिस्ट्री पढ़ा के चला जाता है। ब्लैक बोर्ड वही है या व्हाइट बोर्ड वही है, लेकिन हर बार एक्सप्रेशन बदल रहा है। एपिजेनेटिक्स ये कहते हैं कि आप अपने माइंड से और आप अपने गट से अपनी जीन को नया एनवायरनमेंट अगर देते हैं तो आप उस जीन के कैरेक्टर को कंप्लीट बदल सकते हैं। इसका मतलब आज से आप अपने पेरेंट्स को कर्ज ना करें कि उन्होंने मुझे ये बीमारी दी है। आप अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। और ये पाया गया है कि जैसे ही आप अपने माइंड को एक बढ़िया एनवायरनमेंट देते हैं, जो हमने अभी पूरा किया है, और जैसे ही आप अपने गट को एक बढ़िया माहौल देते हैं तो आप अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को अपने फेवर में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दोनों जगह पर आपका बिगड़ा हुआ है माहौल, तो फिर समझ लीजिएगा कि आपकी जीन भी गलत तरीके से एक्सप्रेस करेगी और फिर आप कहेंगे ये एक जेनेटिक डिजीज है। तो अब हम हमारे रक्षा कवच की बात करते हैं, जो कि है इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी नहीं होगी तो बॉडी किसी डिजीज से लड़ ही नहीं पाएगी। तो अब हम इसका कनेक्शन गट से समझेंगे। बिल्कुल। जब हम पैदा होते हैं ना रंगोली, हमें बेसिकली एक माइंड दिया जाता है ताकि हम अपनी बॉडी को चलाएं, ठीक है ना। और हमारे माइंड के अंदर वो पहले से ही एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी स्किन कैसी होगी, हम कितनी हमारी हाइट होगी, हम हमारे किस तरह के बिहेवियर्स भी होंगे। कई बार वो पहले से भी आते हैं, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ आते हैं। तभी हमारे पास हमें एक चीज़ और भी दी जाती है कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में आते हैं जब जन्म लेते हैं जो पहले से बैक्टीरियल वर्ल्ड है। बेसिकली जो ये पृथ्वी थी, यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरिया ही आए थे, हम उनके बाद आए हैं। हम तो यहाँ पर उनके बीच में एक अपनी जगह बनाकर चल रहे हैं। इस समय आपके पास वो सारे बैक्टीरिया हैं जो पृथ्वी पर हैं। आपकी स्किन पर इस समय 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। 10 ट्रिलियन, 10 के बाद 13 जीरो लगेंगी। इतने बैक्टीरिया आपकी स्किन के ऊपर हैं, ठीक है ना। आपके पेट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं जो हम अपनी मदर से और अपने रिश्तेदारों से और अपने माहौल से लेकर आए हैं। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक चीज़ और भी दी जाती है, वो है रक्षा कवच, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमारी स्किन से शुरू हो जाती है। जो हमारे यहाँ गट के स्किन के बैक्टीरिया, ये भी हमारी बैड बैक्टीरिया को मारते हैं अगर कोई बैड बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाता है। फिर ये इम्यूनिटी हमारी शुरू हो जाती है हमारे मुंह से ही। यहाँ पर IgE का नाम का एक इम्यूनिटी है जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन टाइप A कहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमें जो वाइट ब्लड सेल्स मिलती हैं, जिनका काम होता है कि कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे ब्लड में आता है उसे ये पहचानती है, नंबर 1, इमीडिएटली पहचान कर अपनी आर्मी पैदा कर लेती है जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और वो एंटीबॉडीज़ उसको मारती हैं और उसको फिर ये बाहर भी फेंकती हैं। यानी कि पूरा एक आर्मी की तरह इनका काम होता है। बिल्कुल उसी तरह से याद रखिएगा, 70% जो आपकी इम्यूनिटी है या इम्यूनिटी की जो सेल हैं जो चेक कर रही हैं कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं आया, वो पता कहाँ है? वो आपके आंतों की लाइनिंग पर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड जो पार्ट है वो स्किन के बाद आपका गट है। वह भी बेसिकली आउटर पार्ट ही है हमारा गट जो है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया के साथ एक्सपोज्ड रहता है। ओपनिंग हमारी मुंह से शुरू हो जाती है, तो हम जब भी कुछ खाते हैं पीते हैं तो अनलिमिटेड बैक्टीरिया उसके साथ जाते हैं। और उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे नुकसान के लिए बने हैं। तो पता है वो हमारे ब्लड में ना चले जाएं, तो हमारी आंतों पर 70%, यानी कि अगर आपके पास 100 सिपाही हैं तो 70 सिपाही तो आपके अकेले गट के लाइनिंग पर हैं। और वो चेक करते रहते हैं कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया। अगर कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पर आ जाता है तो वो उनको एकदम से मार देते हैं और इस तरह से वो हमें बचा लेते हैं। और जो 30% रेस्ट ऑफ द इम्यूनिटी है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर है। बालों पर इम्यूनिटी है, आपकी बाकी अंगों में इम्यूनिटी है, वहाँ पर भी है। लेकिन डू यू नो कि जो आपकी 70% इम्यूनिटी है, अगर इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रखें तो आप बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं आज। गलती ये कर रहे हैं कि हम बचपन से ही आजकल बच्चों को बहुत सफाई में रखने लगे हैं। हमने अपने घरों को स्टेरिलाइज्ड कर दिया है। हम उसे बहुत सारी साबुन लगाते हैं। मैंने कई बार मदर को देखा कि नहलाते 2-2 बार उसके साबुन लगाते हैं, 2 बार साबुन लगाते हैं,
एक बेबी सोप अलग लगाते हैं, फिर उसको अलग से क्रीम लगाते हैं। पब्लिक में जाते तो हैंड सैनिटाइजर बार बार। यह बहुत गलती है। याद रखिएगा, हमने अपनी इम्यूनिटी को एक्सपोजर देना बंद कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि 1989 में एक डॉक्टर जिनका नाम है डेविड ट्रेकन, उन्होंने एक 17,000 बच्चों को देखा जो बहुत बीमार थे या जो बिल्कुल बीमार नहीं थे। उन्हें एक चीज़ पाई गई कि जो बच्चे जिनको कैंसर हो रहा था या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही थी या एलर्जी हो रही थी या दूसरी बीमारियां हो रही तो जो इम्यूनिटी बेस्ड है, वो बच्चे थे जिनको सफाई में रखा गया था, या जो बच्चे एक या दो ही थे परिवार में, जिनको सिबलिंग नहीं थे, या जिन बच्चों को बहुत बचा कर रखा गया था। इनमें वो पेरेंट्स भी थे जिनको ओसीडी है सफाई रखने की। बहुत सारे पेरेंट्स आपको मिलेंगे कि 3-3 घंटे तक अपने मकान को धो रहे, कोई मेहमान आ गया तो बाहर चप्पल निकालो, कहीं हाथ लग गया तो धो रहे हैं, 6-6 घंटे तक नहाने वाले पेशेंट मैं देख रहा हूँ, 100 बार हाथ धोते हैं लोग, कहीं बैक्टीरिया न यहाँ लग जाए। याद रखिएगा, ऐसे बच्चे, पेरेंट्स के बच्चे बहुत खतरे में हैं, क्योंकि वो इतनी सफाई से उनको रखते हैं कि वह उनके बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो उस बैक्टीरिया से या उन वायरस से वो एक्सपोज ही नहीं हो पाते। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जब आप बच्चे होते हैं तो हमेशा हर चीज़ को, जो भी आपके हाथ में आती है उसको आप मुंह में देते हैं। हर बच्चे को देखिएगा, पता है इसका एक ये दैवीय कारण है। यूनिवर्स ने आपको इसलिए ये आदत दी है बचपन में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जब आप मुंह में देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया आपके साथ आपका एक्सपोजर होगा, और जैसे ही वो बैक्टीरिया का एक्सपोजर होगा तो जो इम्यूनिटी आपको दी गई है, जो सिपाही आपको दिए गए हैं, वह एकदम से अपने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे कि ये बैक्टीरिया हमारी लाइफ में कभी ना कभी आ सकता है, मुझे इसको पहचानना है और आर्मी बनानी है। अब आप 100 साल की उम्र में भी उस बैक्टीरिया के साथ अगर कहीं आपका ताल्लुक बनता है तो एकदम से आपकी इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया को मारने के लिए अपनी एंटीबॉडीज़ को तैयार कर लेगा, क्योंकि वह एक्सपोज हो चुका है। इसीलिए हर चीज़ को आप मुंह में देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या कर दिया कि हमने बच्चों को ये एक्टिविटी छुड़वा दी है। ना हम अपने बच्चों को खेतों में खेलने देते हैं, ना हम पशुओं के साथ खेलने देते हैं, ना हम ज़्यादा सिबलिंग्स या बच्चों में खेलने देते हैं, और हम उनके प्रति ज़्यादा सजग हो गए हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो उनकी इम्यूनिटी है वो किसी को भी नहीं पहचानती। मान लेते हैं आपके घर में एक बच्चा है, उस बच्चे को आपने किसी को एक्सपोज ही नहीं किया कि भाई ये तुम्हारा फूफा जी है, तुम्हारे बड़े भाई है, तो ये तुम्हारी छोटी दीदी है, तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे टीचर, सबसे आपने उसको बचा लिया। और अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, उसे कोई भी मिलता है, अब उसके प्रति ये, वो तो एक स्ट्रेंजर है ना, और अगर वो आदमी इसको गले लगाता है कि यार तू तो मेरा भाई है, तो ये अटैक कर सकता है ना, या ये डर सकता है। एग्जैक्टली यही हमारी इम्यूनिटी करती है। जब हमारे कभी भी हमारी इम्यूनिटी को कोई भी बैक्टीरिया मिलता है जिसके लिए वो एक्सपोज नहीं हुआ, तो वो 3 तरह से रिएक्ट करती है। या तो आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, डर जाएगी। जब भी इम्यूनिटी डर जाती है तो वो सप्रेस कर जाती है अपने आप को, और ऐसे में बीमारी होती है कि एक बैक्टीरिया भी फिर बॉडी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिएगा, जिन लोगों की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है उन्हीं को कैंसर नाम की डिजीज होती है, क्योंकि हर रोज़ हमारी जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो हमारी कैंसर सेल को खाती हैं। कैंसर सेल का बनना रोजाना ज़रूरी है। हर रोज़ हमारे लिए कैंसर सेल बनती है बॉडी में, और उसको हमारी नेचुरल किलर सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी की है वो मारती रहती हैं। लेकिन अगर वो सप्रेस हो जाए, वो काम ही ना करें, तो अब ये सेल्स बनती जा रही हैं, इनको कोई सफाई करने वाला नहीं है। ये वही वाली बात है कि अगर हमारे देश के या शहर के सफाई कर्मचारी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाए तो शहर का क्या हाल हो जाता है, ये आपने देखा है। ये पहली चीज़ है, आपकी इम्यूनिटी इसलिए सप्रेस कर रही है क्योंकि आपने उसको एक्सपोज नहीं कराया। दूसरी चीज़, आपकी इम्यूनिटी कई बार ओवर रिएक्ट कर जाएगी। ओवर रिएक्ट का मतलब है कि जैसा वही बच्चा है, किसी के पास जाए और वो कहेगा यार तो मेरा भतीजा है, लग गए, तो एकदम से वो उसको अटैक भी कर सकता है। ये ओवर रिएक्ट कर देगा, मुझे अपना बच्चा मत बताइए, मैं नहीं जानता तुम्हें। इसे हम एलर्जी कहते हैं, यानी कि आपके जो इम्यून के सिपाही हैं, इम्यूनिटी के जो सिपाही हैं, वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब आप कहते हैं जी मुझे धूल की एलर्जी है, मुझे पीनट की एलर्जी है, इसका मतलब है कि जब आप पीनट खा रहे हैं तो इम्यूनिटी को नहीं पता है कि ये आपका दोस्त है या दुश्मन है, वो सबको दुश्मन मान रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो रिएक्ट कर रहा है। और रिएक्शन में क्या है, वो सबसे पावरफुल आपकी सेल है। क्या आप जानते हैं कि इम्यूनिटी इतनी पावरफुल है कि वो आपको अटैक करने लगे तो ऑटो इम्यून कहते हैं, जो तीसरा पार्ट है। तो जब वो ओवर रिएक्ट करता है तो इसको एलर्जी कहते हैं। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं कि वह कंफ्यूज होकर अटैक करने लगता है, और वो क्या करता है, वह बच्चा मान लेते हैं कंफ्यूज इतना हो गया कि उसे सब लोग तंग कर रहे हैं, तो एक डंडा उठाकर वो मारेगा, और पता चला उसने फूफा जी को मार दिया,
उसने माता जी को मार, क्योंकि एक्सपोजर तो उसको मिला नहीं, तो वो अपनों को ही मार रहा है। तो जो आपकी जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, अगर वो गलती से आपके बालों की जड़ों को मारने लगे तो इसको एलोपेशिया कहते हैं। अगर वो थायराइड को मारने लगे तो थायराइड कहते हैं, रोग घर घर की बीमारी हो गई है। अगर वो स्किन को मारने लगे तो उसको सोराइसिस कहते हैं। अगर वो आपके बीटा सेल को मारने लगे, जिसको जहाँ पर हमारी इंसुलिन बनती है पैनक्रियाज में, तो इसे डायबिटीज़ 1 कहते हैं। अगर वो जोड़ों के सेल्स को मारने लगे तो अटैक करते हुए, तो इसको आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। सबको आप क्या करेंगे कि आप जो है एक काम करेंगे कि सबके लक्षणों की दवाई खाएंगे, लेकिन कभी आपने सोचा कि इस इम्यूनिटी को ट्रेंड कौन करता है? इस इम्यूनिटी को ट्रेंड करता है आपके गट का बैक्टीरिया। वह आगे एक बार फिर आपको बताता है, इस इम्यूनिटी को ट्रेंड करता है आपका माइंड। इसीलिए जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो साइकोलॉजी भी जानते हैं और इम्यूनिटी के डॉक्टर्स हैं, वो मिलकर ऐसी ऐसी मेडिटेशन बना रहे हैं, वो इमेजिन करवा रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी, मान लो एक सिपाहियों का एक ग्रुप है और अगर वो सप्रेस कर गए हैं तो इमेजिन करिए कि वो एक्टिवेट हो रहे हैं। और एक डॉक्टर ने ये एक्सरसाइज बनाई, जिन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी के बाद इम्यूनिटी डाउन हो जाती थी 8 वीक के लिए, जब उनको एक मेडिटेशन कराया गया कि आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपके अंदर के जो सिपाही सप्रेस हो गए हैं, वो सो रहे हैं, वो वीक हो गए हैं, आप मानो उनको पावर दे रहे हो, उनको जागृत कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, और वो एक बार फिर अपना काम कर रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन को करते हुए आप इमेजिन करो कि वो सिपाही आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं। कैन यू बिलीव कि जो 8 वीक में इम्यूनिटी डेवलप होती थी कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी के बाद में, वह सिर्फ 1 या 2 वीक के बाद पूरी तरह से उतनी इम्यूनिटी उनके पास थी। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड ओवर योर इम्यूनिटी। जब भी आप परेशान होते हैं, सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ करती है। जब भी आप गलत खाएंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ करेगी। लेकिन इस इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए फिर वही 2 चीज़ें आपके पास, माइंड एंड गट कनेक्शन। यानी कि माइंड में आपके पास एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, पेनफुल मेमोरी ना हो, बल्कि आप बढ़िया सेल्फ इमेज के साथ जिएं। और जो आपके गट बैक्टीरिया हैं, बेसिकली वो हर चीज़ को पहचानते हैं और वो आपके इम्यूनिटी को बताते हैं कि आप इसको तो मारो और इसको छोड़ो। यह अपनी एक पूरी प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया भी वो उसी SCFA से करते हैं, जिसको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहते हैं। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़िया करना चाहते हो, कई बार लोग कहेंगे कि ये खाने से इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। याद रखिएगा, आपकी इम्यूनिटी वहाँ कमज़ोर नहीं है। वहाँ कोई कमजोरी नहीं है इम्यूनिटी को। सही बात तो यह है कि वह पूरी तरह से एक्टिव होनी चाहिए और डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग है और नॉन डिसिप्लिन्ड है तो वो आपको मार देगी। इम्यूनिटी कैन किल द पर्सन। वह आपके जितने भी प्लेटलेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या कोई गलत चीज़ खा लेते हैं तो इम्यूनिटी जो है, वाइट ब्लड सेल्स जो आपके ब्लड के प्लेटलेट हैं, उनको खाना शुरू कर देती है। आई हैव गोट अ गर्ल इन अहमदाबाद। उन्होंने कहा दिस इज द प्रॉब्लम। आई सेड आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को इतना कंफ्यूज कर रखा, या तो बाय योर फूड और बाय योर थॉट। और मैं यही सिखाता हूँ कि आपके जो थॉट है वो डायरेक्टली न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा, आपकी वैगस नर्व के द्वारा, यहाँ से एक वैगस नर्व चलती है जो पूरी बॉडी में जाती है, गट में जाती है, वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाती है। और जब वो कहती है कि हम खतरे में हैं, तो आपकी इम्यूनिटी या तो सप्रेस होगी या ओवर रिएक्ट करके कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप इम्यूनिटी को बचाना चाहते हैं, आप अपना साधारण खाना खाइए, जो भी आपका साधारण खाना है। कभी आप ये सोचें कि ज़्यादा बढ़िया खाना खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट खाने से इम्यूनिटी बढ़िया होगी, तो याद रखिएगा आपको मार्केट या बाजार बनाया जा रहा है। आप अपने गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखिए और आप अपने माइंड को हेल्दी रखिए। इसीलिए माइंड एंड गट कनेक्शन इज द ओनली कोर ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस हेल्थ। तो सर, इस डिस्कशन से क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि वैसे तो गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, बट गट हर चीज़ से कनेक्टेड है, तो इसको फर्स्ट ब्रेन क्यों नहीं बोल देते हैं? बोलना चाहिए। मैं तो कई जगह ये लिख चुका हूँ या बोल चुका हूँ। हाँ। बेसिकली मैं बताता हूँ गट कितना पावरफुल है। जितनी आपकी इम्यूनिटी है 70% आपकी हाथों पर पड़ी है। जितने आपके हार्मोन पूरी बॉडी में निकलते हैं, उससे ज़्यादा हार्मोन अकेले आपके गट में निकलते हैं। जितनी आपकी ग्लैंड्स, जिनको आप 7 चक्रास कहते हैं, उनकी जितनी ग्लैंड्स हमारी यहाँ पर पूरी बॉडी में है, उनसे ज़्यादा ग्लैंड्स आपके पेट में हैं। जितने न्यूरॉन्स यानी कि जो नर्व सेल्स हैं जो आपकी स्पाइन में हैं, उससे कई गुना आपके गट में है। आप जिस तरह से माइंड यहाँ पर सोचता है अपने हाथ को चलाने के लिए, आपके हाथों के अंदर एक माइंड पड़ा है जिसका नाम है ENS,
एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सीएनएस है, उसे हम ईएनएस कहते हैं। ईएनएस तय करता है कि आपका खाना कैसा है और मुझे अब इसमें कितना मूवमेंट देना है, जिसे आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो चलता है ऐसे, ठीक है ना। उसे कौन तय करता है? याद रखिएगा, उसमें आपका जो गट का ब्रेन है, आपके गट के ऊपर इतने सारे सेंसर्स है, जैसे आपकी स्किन के ऊपर सेंसर है, यहाँ मच्छर काटेगा तो पता चल जाएगा। याद रखिएगा, आपके गट को अगर खोलकर उसका एरिया देखा जाए तो एक बास्केटबॉल का कोर्ट जितना होता है उतना आपका गट का एरिया है, जिस पर सेंसर लगे हुए हैं। वो एक एक खाने को पहचान लेते हैं, इस खाने ने आपको 10 साल पहले एलर्जी दी थी या आपको मुसीबत करी थी, आज भी एकदम से वो आपका गट का सेंसर आपको उसी तरह से पेट में क्रैम्प कर देगा। और आप कहेंगे यार मैं फलां की शादी में गया था, मैंने ये चीज़ वहाँ खाई थी, आज भी मुझे एकदम से यही खाते मुझे गड़बड़ हो जाती है। इसका मतलब ये सेंसर आज भी मेमोरी रखता है। तो गट की अपनी मेमोरी है, इसकी अपनी आर्मी है, पूरी बॉडी की आर्मी 30%, इसकी 70%। तो मेरे विचार से तो ये फर्स्ट ब्रेन है। और कमाल की बात यह है कि जितना अगर और आप चौंक जाएंगे कि 50% जो डोपामिन है टोटल बॉडी का वो आपके गट में बनता है, 95 सीरोटोनिन, यानी कि अगर आपकी बॉडी को 100% सीरोटोनिन चाहिए, जो हैप्पीनेस केमिकल है, वह आपके गट में 95% निकलता है। जितने भी वाइटमिन्स हैं वो सिर्फ गट और गट के बैक्टीरिया बनाते हैं। याद रखिएगा, आपके रिश्तों को बेहतर बनाने वाले गट बैक्टीरिया हैं और बिगाड़ने वाले भी। लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का एक बैक्टीरिया है, वो सिर्फ 4% लोगों में रह गया है। कैसे? क्योंकि हम अपने गट के बैक्टीरिया के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और ये बैक्टीरिया बेसिकली आपके लिए एम्पैथी केमिकल निकालता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किताब का नाम भी बता देता हूँ, द सुपर गट, पेज नंबर 135 या 132 है, विलियम डेविस की किताब है। उन्होंने कहा कि आज जो तलाक हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, हमारे पास एम्पैथी नहीं रही है। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का बैक्टीरिया नहीं है, वो सिर्फ 4% के पास है। वह हमारे अंदर एक केमिकल निकालता है, जो केमिकल हमारी एक जीन को टर्न ऑन करता है, जिससे हमें ऑक्सीटोसिन निकलता है। जब हमारे बीच में ऑक्सीटोसिन होता है तो हमारे एक दूसरे के साथ रिश्ते बनते हैं। ऑक्सीटोसिन की कमी के कारण वो रिश्ते टूट जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी गट लाइनिंग को बचाने के लिए ऑलरेडी आपको एक बैक्टीरिया दिया गया है जिसको अकरमेंशिया कहते हैं। अगर वो नहीं काम करेगा तो आपके गट के अंदर छेद हो जाएंगे और आपके केमिकल्स जो हैं बेकार के टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाने शुरू हो जाएंगे। इतनी बड़ी मैकेनिज्म को आप जब पढ़ेंगे गट के बैक्टीरिया को, तो आप पाएंगे कि ये फर्स्ट ब्रेन ही नहीं है, यहीं से सारी बीमारियां शुरू हो रही हैं और यहीं पर इनका इलाज भी है, जबकि हम सिर्फ सिम्टम पर काम कर रहे हैं। वाह। तो सर कुछ जनरल गाइडलाइंस बताइए जो हम सब फॉलो कर सकते हैं फॉर अ गुड गट हेल्थ, क्योंकि हमने गट की इतनी बातें की, गट से ही सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारी बॉडी का, तो मैं जानना चाहूँगी। पहली चीज़ है कि आपका गट कनेक्टेड है आपके ब्रेन के साथ। जो भी थॉट आपके ब्रेन में आता है, माइंड में आता है, आपका गट उसको हमेशा मिरर करता है और मिरर करता है और जाता है मैसेज आपकी वेगस नर्व के द्वारा। याद रखिएगा, अगर आप अपने गट को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप माइंड पर काम करें। आप अपनी सभी पेनफुल मेमोरीज को डिलीट करना सीखें। वो NLP से पॉसिबल है। लेकिन कुछ पेनफुल मेमोरीज बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, शायद उन्हें रिलीज करना इतना इजी नहीं होगा। यह आपका बिलीफ है। और अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी और NLP की टेक्निक जानते हैं तो आप किसी भी ट्रॉमा को विदिन 1 डे निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रॉमा को, किसी भी ग्रीफ को एक दिन में निकाल सकते हैं। कई बार मैं ऑन द स्पॉट 40 मिनट में निकाल देता हूँ। आपके पास कोई फोबिया नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई फ्यूचर की अनसर्टेनिटी अगर है नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास पास्ट के कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो अपने खास लोगों ने आपको बोले हैं, तुम ये नहीं कर सकती, यू आर नॉट ए गुड गर्ल, यू आर नॉट ए गुड बॉय, ठीक है ना, उन आवाज़ों को आपको म्यूट करना होगा। यह भी पॉसिबल है NLP के द्वारा। यानी कि अब आपको अपने माइंड को कम्प्लीटली इशूलेस बनाना होगा। अगर आपके माइंड के अंदर इश्यूज़ पड़े हैं, जिनको हम अनफिनिश्ड एजेंडा कहते हैं, इनको हम अनरिजोल्व इश्यूज़ भी कहते हैं, तो ये हमेशा आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, जो डायरेक्टली आपकी वैगस नर्व के द्वारा आपके गट पर जा रही है। दूसरी चीज़ है, आपकी वैगस नर्व भी पूरी तरह से ओके होनी चाहिए। कई बार ये नर्व्स जो है हमारी वैगस नर्व, ये एक्टिवेटेड नहीं रहती। ये कई बार ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं, इतनी ज़्यादा आपने थॉट पाल रखे हैं कि ये बर्न आउट हो चुकी होती है। तो कई बार आप खुशी के पलों को भी बॉडी में नहीं जीते। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके पास जीवन में खुशी आ जाती है तो भी वो एक ऐसा रहते हैं मानो उदासीन है। पता है, क्योंकि उस मोमेंट को आपकी वैगस नर्व आपके ऑर्गन्स को नहीं दे रही है। यानी कि खुशी में भी वो बीमारी रहते हैं।
तो दूसरा काम है आप अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करें। इसे एक्टिवेट करने का तरीका यह है कि यहाँ पर भी कई बार आप ऐसे मसाज किया करें, वो यहीं से चलते स्टेम ब्रेन से नीचे की तरफ जाती हैं। दूसरा यह है कि कई बार ठंडे और गर्म पानी को आप बदल बदल कर नहाते रहें शावर में, या फिर आप कभी जाएं ऋषिकेश तो डुबकी जरूर लगाएं गंगा जी में। यह फैक्ट है, जब आप कम से कम 20-25 बार डुबकी लगाते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेटेड होती है। याद रखिएगा, ये डुबकी लगाने का सिर्फ आप ये मत समझिए कि एक धार्मिक रिचुअल था। हमारे पूर्वजों ने इसे बहुत सोच समझकर बनाया होगा, क्योंकि वो इस वेगस नर्व को जानते थे। अगर ये एक्टिवेटेड नहीं होगी तो आपकी बॉडी खूबसूरत केमिकल को जहाँ से रिलीज कर रही है, इन मैसेंजर्स को आपकी बॉडी में जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी वेगस नर्व खराब हो चुकी है। सर, आपने जो पानी बदल के नहाने वाली बात की, कुछ लोग तो मतलब एडमेंट होते हैं कि मैं चाहे कोई भी सीज़न हो मैं तो सिर्फ ठंडे पानी से ही नहाऊंगा। तो क्या मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि पानी को बदल के यूज़ करना? नहीं, ठंडा पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर तब भी 34 डिग्री के करीब तो होता ही है, ठीक है ना। तो अगर पानी ठंडा है उससे, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप गर्म पानी और ठंडे पानी के शावर को ले रहे हैं, एक बार गर्म पानी से ले लिया और एक ठंडे पे ले लिया, तो आप बहुत अच्छा इफेक्ट डालेंगे। ये मैंने अपनी फर्स्ट हैंड स्टडी में पढ़ा है। सर, लेकिन दादी नानी और फैमिली में लोग बोलते हैं कि सर्द गर्म हो जाएगी। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ठंडे गर्म पानी में से हाथ मत धो। मैं भी एक ऐसे ही एरिया से आया हूँ जहाँ सर्द गर्म बहुत होता था। Yes. ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक किताब आई है क्रैकिंग द कोड ऑफ एजिंग। बहुत अच्छी किताब है कि कैसे आप बुढ़ापे को रोकें। उन्होंने कहा है कि आप बुढ़ापे को रोकने के लिए एक काम जरूर करें, वो ये है कि आप अपने आप को स्ट्रेस दें, पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव स्ट्रेस दें। एक है निगेटिव स्ट्रेस जिसमें आप अपनी एनर्जी को बर्न आउट करते हैं, एक होती है पॉजिटिव स्ट्रेस जिसमें आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं थक कर भी। फॉर एग्जांपल, आप भाई बहन की शादी में जब आप मेहनत करते हैं, रातों तक जाग लेते हैं, खूब काम करते हैं, तो भी आप स्ट्रेस लेते हुए भी अच्छे केमिकल्स को रिलीज करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। कौन सा? यू स्ट्रेस, EU, अच्छा, और आगे स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये हमेशा हमारी उम्र को लंबा करता है, क्योंकि उस समय हम अपनी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरा रूल ये भी है कि आप अपने शावर को ठंडा गर्म करके नहाया करें, ताकि आपकी बॉडी को एक चैलेंज करने का मौका मिले, जल्दी से उसे अडेप्टेबिलिटी उसके अंदर आए कि उसे एकदम से गर्म पानी में भी रहना है, उसको अच्छा लग रहा है, और एकदम से आपने ठंडा दिया, जो स्ट्रेस उसको मिल रही है वह आपकी स्ट्रेस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो इसे आप ज़रूर किया करें। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप गट को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये देखो, यहाँ पर एक छोटी चीज़ है जो मेरे दर्शक शायद मुझसे लाइक नहीं करेंगे। वो ये करेंगे कि आप देखेंगे कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वह खाना जरूरी नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छा हो। कई बार हम उस खाने को खाते हैं जो डाइटिशियन हमें लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, हो सकता है कि डाइटिशियन को ये पता हो कि इस दाल में कितनी प्रोटीन है, पर हो सकता है कि मेरे सेंसर उस दाल से मुझे गैस बना रहे हो, तो मैं उसको क्यों खाऊं। यानी कि आपको यह तय करना है कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं, उनको आप कम करना शुरू करें। अगर आपके लिए वो कुछ चीज़ें खानी ज़रूरी हैं, तो आप मेडिटेट करें पहले। किसी भी खाने से पहले अगर आप शांत बैठकर मेडिटेट करते हैं, तो आपके शांत हो जाते हैं सेंसर, और धीरे से आप उस चीज़ को खा लेते हैं तो स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। वरना अगर आप बचपन में आपको किसी दाल को खाने से, मान लेते हैं कोई दाल है, मान लेते हैं कोई और बीन्स हैं, आपको खाने से किसी वजह से उस दिन आपने कुछ गलत भी खाया था, लेकिन आपको उल्टी हो गई थी, तो अब आपके सेंसर जानते हैं इसको खाने से मुझे 20 साल पहले उल्टी हुई थी, वो इमीडिएटली उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, उस दाल से नफरत हो जाती है, उस दाल से नफरत हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपका डाइटिशियन क्या कहेगा, नहीं नहीं, इस दाल में बहुत अच्छे प्रोटीन है आपके लिए, भाई ये मेरे लिए एलर्जी कर रहा है। तो आप पहले सबसे पहले देखें कि आपके सेंसर किस खाने को लाइक करते हैं। उस खाने में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई ऐसी एलर्जी मिल रही है जो आपके सारी की सारी इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर रही है। कई बार आपके लिए खाना बहुत अच्छा हो सकता है, पर उससे आपकी इम्यूनिटी अगर एक्सपोज नहीं हुई प्रॉपरली और वो सप्रेस हो गई या वो ओवर रिएक्ट हो गई, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। एक बात और भी आप करें कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के करीब 2 घंटे तक हमारा पेट उस खाने को चर्न करता है, 2 से 3 घंटे भी हो जाते हैं, खाने के ऊपर डिपेंड करता है। और फ्रूट खाइए, हरे पत्ते ही खाएं, तो थोड़ा पहले भी खाली हो जाता है। उसके बाद हमारा जो ये खाना है जो पेट में गया था, ये छोटी आंत में जाकर बड़ी आंत में चला जाता है।
यहाँ पर इसके बाद एक स्पेशल मूवमेंट आता है हमारी आंतों का, जिसमें हमारी आंतें अपने सभी बैक्टीरिया को और सड़े हुए खाने को आगे की तरफ फेंकती हैं। और वो मूवमेंट हमारा वो नहीं होता जो नॉर्मल होता है, वो स्पेशल होता है। जैसे पीछे से हमारी आंतें एकदम से पूरी तरह से टाइट हो जाएगी और यहाँ पर कोई भी चीज़ थी वो आगे धकेल दी जाएगी, फिर वो यहाँ से टाइट हो जाएगी, फिर वो यहाँ से टाइट हो जाएगी। यह साइकिल हर 90 मिनट के बाद आता है। अगर हम अपनी लाइफ को बढ़िया करना चाहते हैं तो हमारी लाइफ में ये जो साइकिल है ना, ये पहले बनता था हमारे पूर्वजों में, जब वो समय से खाना खाते थे, खाना कम था। अब ये नहीं बनता है। अब आपको क्रेविंग से पहले खाना मिल जाता है और अवेलेबल होता है, टेस्टी होता है, तो आप खाना शुरू कर देते हैं। तो आपके आंतों को ये मूवमेंट नहीं मिल रहा है। तो जब भी रात को आप खाना खाएं तो पहले खाएं थोड़ा। मान लेते हैं आपने 7 बजे खा लिया, 8 बजे खा लिया, अब मुझे पता है कि 12 बजे तक आपका पेट जो है खाली हो जाएगा। उसके बाद 1-1.5 घंटे तक आपका छोटी आंत में वो आगे चला गया, तो अब 2 बज गए या 3 बज गए, ठीक है ना। 3 बजे के बाद आपका मूवमेंट शुरू हो रहा है, ये वाला, जिसको हम हाउस कीपिंग कह सकते हैं, यानी कि अब क्लीनिंग चल रही है। लेकिन गड़बड़ी होती है कि जैसे ही आप सुबह की चाय पी लेंगे या कोई जल्दी से नाश्ता कर लेंगे तो एकदम से माइंड की बॉडी क्या मानेगी कि नया गेस्ट आ चुका है, और वो अपनी सफाई छोड़कर फिर अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर देगी। और ऐसे में हो सकता है कि आपका जो सड़ा हुआ खाना था या बेकार के जो फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर था या फंगस लगी हुई थी या बैक्टीरिया, बेकार के बैक्टीरिया का जो जमावड़ा था वो बाहर ही नहीं आया। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आप सुबह की चाय तो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि कई बार सुबह उठते ही जो आप चाय लेते हैं दूध वाली और शक्कर वाली, वो आपके माइंड के लिए फुल फूड की तरह काम करता है और वो एकदम से आपका जो चलता हुआ मूवमेंट है, जो डिवाइन मूवमेंट है आपके हाथों का, उसे बंद कर देता है। सर, पर कुछ लोग तो एडिक्टेड होते हैं सुबह की चाय से। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे इंडिया में तो स्पेशली। हाँ, बहुत मिलेंगे, मैं भी था। अच्छा। जब मुझे इसका नुकसान पता चला कि चाय के कितने नुकसान है और वो बेसिकली हमारी बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सुबह की चाय का, और उसमें भी शक्कर वाली चाय का बहुत बड़ा रोल है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो इस एडिक्शन से बचे कैसे? बहुत बढ़िया है। मैं सुबह उठकर अपनी चाय खुद बना लेता हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक गर्म पानी लेता हूँ, उसमें 2 कप पानी गर्म डाला, थोड़ा सा गर्म हुआ तो 1 कप पानी निकाल के उसे पीने लगता हूँ। अब दूसरा जो कप बचा है उसमें मैं थोड़ा सा अश्वगंधा का पाउडर डाल देता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन टी डाल देता हूँ, एक कच्ची हल्दी ज़रूर डालता हूँ, अदरक डालता हूँ, इलायची डालता हूँ, एक आधा लौंग डाल देता हूँ। ये मेरे पास हैंडी रहती है, मैं फैमिली को भी नहीं जगाता। अच्छा। उसमें मैं 1-2 चाय और भी डाल देता हूँ। एक नेटल टी आती है जिसको हम बिच्छू घास कहते हैं, उससे मुझे बहुत अच्छे और ट्रेसेस मिल जाते हैं। इनको मैं उबालता हूँ बढ़िया तरीके से। इसे उबालने के बाद इसको छान लेता हूँ, फिर मैं अपनी स्टडी रूम में आकर इसे बैठकर पीता हूँ। नो शुगर नो मिल्क। नो शुगर नो मिल्क। वाओ। ठीक है ना। और ये मेरे जो बैड बैक्टीरिया अगर मेरी आंतों में है, ये उसका दुश्मन है, और जो गुड बैक्टीरिया है ये उसका दोस्त है। और सबसे बड़ा दोस्त जो ये चाय है, ये है कि आपकी जब गट की लाइनिंग अगर ख़राब हो गई है, जिसके कारण आपके बैक्टीरिया आपके ब्लड में जा रहे हैं, उस गट लाइनिंग को ये रिपेयर करता है। यह पीना चाहिए, सभी लोगों को पीना चाहिए। और दिन में 2 बार पीता हूँ मैं तो, एक बार शाम को 4 बजे के बाद। जब 4 बजे के करीब पीता हूँ तो तब मैं थोड़ा सा खजूर खा लेता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा मैं बादाम ले लेता हूँ या सीड्स खा लेता हूँ, बट आई टेक इट ट्वाइस। वाओ, सो थैंक यू सो मच सर इतने इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। तो दोस्तों, हमने गट के कनेक्शन को हमारे हार्मोन्स, हमारी इम्यूनिटी और हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन से समझा, और कहीं ना कहीं हमने कंक्लूड कर दिया कि गट हमारा सेकंड ब्रेन नहीं, गट हमारा फर्स्ट ब्रेन भी है। तो आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट जुड़े थे आज, राम वर्मा जी। तो आपकी क्या ओपिनियंस हैं इस डिस्कशन को लेकर? आपके क्या अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं गट से रिलेटेड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।